हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास 9th लेसन नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस लेसन। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। सो लेट्स क्विकली बिगिन। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन। Which of the following are matter? तो हमें ये देखना है कि इनमें से मैटर क्या है। So if you remember students, matter is anything which occupies space and has mass। तो आपको यहाँ पे सब जगह देखना है कि कोई चीज अगर ऑक्यूपाई नहीं करती स्पेस, यहाँ उसमें मास नहीं होता है, तो वो मैटर नहीं होगी, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन, चेयर। ओके, सो हियर चेयर इज सर्टेनली मैटर, ये मैटर है बिल्कुल। Occupies space and has mass. Air, although we cannot see it, but still it occupies space and has mass. So air भी matter हुआ. Love, is love matter? No, love is just a feeling. Does it occupy space and has mass? No. Okay, love का कोई physical existence नहीं है, इसलिए matter नहीं है. Smell, is smell any kind of matter? Is it matter? No. Why? Because smell is something which we can feel. Again, it doesn't occupy space and it has no mass. Okay? Hate. Hate भी क्या होती है? एक feeling होती है, तो ये matter तो नहीं है. Almonds are matter. ओके आप देख सकते हो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास भी है ना। थॉट इज नॉट मैटर, कोल्ड इज नॉट मैटर, ये सब फीलिंग्स हैं। कोल्ड ड्रिंक इज मैटर। ओके, एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, अभी हमने देखा कि स्मेल तो मैटर नहीं है, पर अब यहाँ पे क्या ऐड कर दिया गया है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो आप जानते हैं कि परफ्यूम की स्मेल हम सेंस करते हैं, तो वो कैसे सेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी तरफ ट्रैवल करते हैं। मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स, परफ्यूम के पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो इसीलिए स्मेल ऑफ परफ्यूम इज कंसिडर्ड मैटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। वाई? तो यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया गया है, हॉट फूड एंड कोल्ड फूड। अब आपसे पूछा गया है कि हॉट फूड की स्मेल तो फटाफट आ जाती है, पर कोल्ड फूड की स्मेल आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाती। तो इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। हॉट फूड में क्या है, ज्यादा टेम्परेचर है, और कोल्ड फूड में कम टेम्परेचर है। ज्यादा टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मतलब पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, है ना। इसका मतलब डिफ्यूजन, जो इंटरमिक्सिंग है एयर और फूड पार्टिकल्स के बीच, वो बेटर होती है। ठीक है, सो दिस इज द परफेक्ट रीजन व्हाट यू हैव टू राइट, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches several meters away as the particles of hot food have more kinetic energy and the diffusion is faster. The rate of diffusion is more than the particles of cold food. ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A diver is able to cut through the water in a swimming pool. Which property of matter this observation शो। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है कि डाइवर जो है वो पानी को कट कर सकता है। सो वी स्विम थ्रू द वाटर, तो ये जो स्विमिंग होती है पानी में कर पा रहे हैं, पानी को काट पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं? क्या हम ये सॉलिड से कर पाते हैं? इफ यू हैव अ सॉलिड ब्रिक कैन यू स्विम थ्रू इट? नो। क्यों? यहाँ पे है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है ना। तो क्या आंसर रहेगा आपका, दैट वाटर, because of the weak forces of attraction between the water particles, we are able to cut through it. अगर पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ज्यादा होता तो आप उसको आसानी से कट थ्रू नहीं कर सकते थे, पर अब पार्टिकल्स दूर दूर है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, so you can easily go through them. Okay, let's see the fourth one. We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. Why? Okay,
So here we are comparing two states of matter. One is air, that is gaseous state of matter, and another is a solid block of wood which is solid state. तो यहाँ पे बात हो रही है एयर और आपके वुड की. तो एयर से हम हाथ आसानी से हिला सकते हैं, पर वुड के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट्स चाहिए सो दैट इट कैन ब्रेक. ओके, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? यहाँ पे हम बेसिकली एयर या फिर गैसियस स्टेट या सॉलिड स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक को ही कंपेयर करेंगे. तो कट थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एयर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस ज्यादा है और इनके बीच का अट्रैक्शन काफी कम है, तभी तो हम हाथ फटाफट से क्या कर पा रहे हैं? कट कर पा रहे हैं एयर में. पर वहीं सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास है, उनके बीच का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप उसे आसानी से कट नहीं कर सकते. राइट, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. द पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव less force of attraction between them and very small external force is needed to separate them. Okay, but in case of solids, the particles have maximum force of attraction. They are tightly bound, and due to this, what happens? You have to put extra effort, extra large amount of external force is required. बाहर से आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पार्टिकल्स अलग अलग होंगे और वो ब्लॉक वुड का जो है वो टूट जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द रीजन, बेसिक रीजन. तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के ही पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है. लास्ट क्वेश्चन में भी यही था. लिक्विड पार्टिकल्स को कट थ्रू कर पा रहे हैं, गैसियस पार्टिकल्स में भी क्या कर पा रहे हैं? हम हाथ हिला पा रहे हैं, पर सॉलिड के केस में हम इतना इजीली नहीं कर पाते. राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन. What are the characteristics of particles of matter? तो इस पूरे चैप्टर में हमने यही तो मेजर चीज पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, डिफरेंसेस देखे हैं. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की? सबसे पहले हमने बात की थी कि मैटर की होती है बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. ओके, मैटर चाहे आप सॉलिड लो, चाहे लिक्विड लो, चाहे गैस लो, किसी भी फॉर्म में मैटर में स्पेसेस तो होती है. ठीक है. सेकेंडली, the particles are in constant motion. So if you remember students, we did the example of incense stick, है ना? हमने देखा था वो मोशन में है, डिफ्यूज हो जाते हैं. फिर हमने देखा था that the particles of matter attract each other. So there is a force of attraction, okay, between the particles. And finally, we saw that all matter is composed of very, 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 very small particles. The smallness, or you can say the tininess, is beyond your imagination. इतने छोटे होते हैं particles कि आप उन्हें अपनी naked eye से नहीं देख सकते. Right? So these were the characteristics of particles of matter. Right? Let's have a look at the next one. Arrange the following in the order of increasing density. Now students, density is what? Density is mass per unit volume. मतलब कितनी स्पेस में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, आपको अगर इतनी सी स्पेस दी तो कितने मॉलिक्यूल्स है, कितना मास है उस पर्टिकुलर स्पेस में, वही क्या होती है? उसकी डेंसिटी. सो इफ यू सी, if I say that I have a fixed volume, है ना, मेरे पास एक फिक्स वॉल्यूम है. अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो आप जानते हैं कि अगर इतनी वॉल्यूम में मैंने सॉलिड को रखा है तो उसके सारे पार्टिकल्स कितने पास पास है. राइट, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर, दे हैव वेरी लिटिल इंटर पार्टिकल स्पेस. ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, तो ज्यादा पार्टिकल्स इतनी वॉल्यूम में आ गए. इसका मतलब यहाँ पे मास ज्यादा होगा ना. राइट, इसका मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा है. मतलब सॉलिड्स के केस में डेंसिटी हाईएस्ट होती है. लिक्विड्स की बात करते हैं तो इतनी सी वॉल्यूम में लिक्विड्स इतने से हैं, है ना, सेम वॉल्यूम है पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कम हो गए क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया. तो इसीलिए यहां पर भी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कम है, वॉल्यूम तो वही है, मास कम आ रहा है इस जगह में. तो इसका मतलब लिक्विड्स की डेंसिटी होती है थोड़ी सी कम. ओके, सॉलिड से थोड़ी कम होती है. गैसेस की बात करूं, इतने वॉल्यूम में सिर्फ इतने से पार्टिकल्स, मतलब मास और भी कम आता है इतने से वॉल्यूम में. इसका मतलब डेंसिटी ऑफ गैसेस आर स्टिल लेस. तो आपको यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में, मतलब सबसे पहले आएगा सबसे कम डेंसिटी वाला और सबसे एंड में आएगा सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला. तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम गैसियस स्टेट, देन लिक्विड स्टेट,
देन सॉलिड स्टेट। ओके, तो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे ऑर्डर? सबसे पहले आएगा एयर। ओके, एयर की सबसे कम डेंसिटी होती है, उसके बाद क्योंकि एयर क्या है, गैसियस स्टेट है। अब आप यहां देखो स्टूडेंट्स, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज एंड कॉटन। यहां पे एग्जॉस्ट भी क्या है, गैसियस स्टेट में ही है, ठीक है। एयर क्या है, टोटल गैसियस स्टेट है, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम रहेगी। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ये भी क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती है। चिमनी से क्या निकलती है, गैसेस तो निकलती है, स्मोक निकलता है, और स्मोक में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। स्मोक क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स। तो इसका मतलब कि गैसेस तो निकल रही है, पर गैसेस के साथ साथ पार्टिकल्स भी है, तो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट भी आ गया इसके अंदर। आप समझ रहे हैं? तो एग्जॉस्ट चिमनीज में से जो निकलता है वो क्या है, उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन एयर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर सिर्फ गैसेस है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। पर चिमनी के जो एग्जॉस्ट है उसमें से धुआं भी निकलता है, उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अब इसके बाद डेंसिटी आती है कॉटन की। कॉटन एक फाइबर होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कॉटन कितना हल्का होता है। कॉटन के फाइबर्स के बीच में बहुत सारी एयर ट्रैप्ड होती है, सो बिकॉज ऑफ दिस एयर ट्रैप्ड ये कॉटन को हल्का बनाती है, इसलिए इससे ज्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। ये तीनों आ गए। अब हम आते हैं लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में ये दो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, हनी एंड वाटर, ठीक है। तो ये तो अभी हवा वाले हो गए सारे, ये सारे गैसियस स्टेट में हो गए, यहाँ थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, ठीक है, बट ये हल्के होते हैं काफी। लिक्विड स्टेट में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हनी काफी थिक होता है। अगर आपने देखा होगा, फ्लो तो करता है हनी, पर कितना धीरे धीरे फ्लो करता है, पानी फटाफट फ्लो करता है। इसका मतलब थिकनेस ज्यादा है, मतलब कि डेंसिटी ज्यादा है। तो वाटर पहले आएगा, उसके बाद आएगा हनी। हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, थिक होता है काफी लिक्विड। अब आते हैं दो सॉलिड्स बचे हमारे पास, चॉक एंड आयरन। चॉक और आयरन दोनों ही सॉलिड्स हैं, पर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, चॉक को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या आयरन की रॉड को आप आसानी से तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो दैट मीन्स इफ यू आर एबल टू ब्रेक द चॉक वेरी वेरी इजीली, दैट मीन्स ऑल्दो इट इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन आयरन। आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और चॉक की उससे कम होगी, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू हैव टू keep all these options, right? Let's have a look at the next one. Tabulate the differences in the characteristics of matter. तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें जो भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है। अब क्या करना है, टैबुलेट का मतलब टेबल फॉर्म में। तो टेबल फॉर्म में हम देखेंगे, हमारे पास है मैटर की तीन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड कंप्रेसिबिलिटी। इसके बेसिस पे हमें इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमने सारे डिफरेंसेस पढ़े, है ना। शेप, आपको पता है कि सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है ना, वॉल्यूम और शेप को दोनों को साथ में लेते हैं। फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है। पर लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो तो कंटेनर का शेप लेती है, पर वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, ठीक है। 100 ml वाटर 100 ml वाटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम खुद से चेंज नहीं हो जाएगा। यहाँ पे गैस का ना तो कोई फिक्स शेप है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। रिजिडिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, क्या वो अपने शेप को आसानी से चेंज कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। सो इट्स द प्रॉपर्टी in which you have to see that if anything is changing its shape or not easily, okay? तो आपको पता है कि सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, क्या वो अपना शेप आसानी से चेंज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है, उसका शेप आसानी से चेंज नहीं होगा, तो ये रिजिड होते हैं। पर आप ये जानते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो करते हैं, इनका तो शेप चेंज होता रहता है, दोनों के कोई फिक्स शेप नहीं होते हैं, इसीलिए ये रिजिड भी नहीं कहलाएंगे। दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, है ना। तो यहां पे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट वाला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप जानते हैं सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, लिक्विड्स में सॉलिड्स से कम होता है, और गैस में तो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है, तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत पास पास, लिक्विड्स के थोड़ा दूर, गैसेस के बहुत दूर, ओके। सो वेरी लेस, मोर देन सॉलिड्स, एंड मैक्सिमम
space is found in between the particles of gas. कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको जो चीज दी गई है आप उसका वॉल्यूम क्या कम कर पा रहे हैं, उसको स्क्वीज कर पा रहे हैं आसानी से या नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर आपको कोई सॉलिड दी तो क्या आप उसको दबा पाएंगे, स्क्वीज कर पाएंगे, उसका वॉल्यूम कम कर पाएंगे? नहीं। सो दे आर having negligible compressibility. Liquids में भी they are hardly compressible. हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देखा था that liquids can be compressed to a small extent. थोड़ा सा कम आप उसको कर सकते हो उसकी वॉल्यूम को. Gases are highly compressible. Why? Because they have large space in between the particles. तो आप उसको अगर कम करने की कोशिश करोगे तो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, उनके बीच का स्पेस इतना है that we have a scope to compress them. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी इस पूरे चैप्टर में देखी थी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजन. तो आपको अब रीजन देना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट. तो गैस पूरा वेसल को भर देती है, जितना आप बड़ा वेसल दोगे पूरे में वो भर जाएगी, और बड़ा वेसल दोगे वो वापस भर जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस के बीच में जो फोर्सेस है पार्टिकल्स में वो बहुत कम है. तो फोर्सेस कम है तो बहुत दूर जा सकती है, और भी दूर जा सकती है. सो दिस इज द रीजन, राइट. व्हाट इज द रीजन? द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड दे कीप ऑन मूविंग. ओके, तो स्पेसेस दूर है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं. So that's why they keep on moving in all the directions. Whatever vessel is occupied, आपका कोई भी वेसल आपको दिया हुआ है उसको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है. एंड हेंस दे फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट. तो इनके जो रैंडम मोशन है, तेजी से मूव करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी है, बीच में फोर्सेस भी कम है, तो ये दूर दूर जा सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो इसका यही है कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड पे मूव करते हैं, रैंडम स्पीड. इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, गैसेस हैव अ वेरी हाई रैंडम स्पीड, दे कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर. सो वही मूवमेंट क्या करती है, कंटेनर के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करती है जिसकी वजह से प्रेशर आता है, राइट. सो व्हाट्स द आंसर? गैसियस पार्टिकल्स हैव वीकेस्ट attractive force. They are moving here and there, moving in a random manner and in a high speed. Okay, so when any gas particles collides with the container's wall, container की wall से जैसे ही टकराता है गैस का particle, what will happen? It will exert a force and thus a pressure on the wall. हमें पता है pressure होता है force per unit area. Okay, तो force लगा है इसका मतलब pressure भी लग रहा होगा कंटेनर पे वॉल की, ठीक है. Let's see the next give reason now. A wooden table should be called a solid. तो अगर कोई टेबल दिया हुआ है आपको, उसको सॉलिड कहा है, तो हमने सॉलिड क्यों कहा है? बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि वुडन टेबल सॉलिड के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू से दैट द पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर and there is very less intermolecular space, so they cannot be compressed. So पहली पॉइंट तो ये है कि हम वुडन टेबल को कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली, है ना. इट कैनॉट फ्लो, है ना. सो दिस इज समथिंग विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड्स एंड गैसेस. लिक्विड्स और गैसेस आसानी से फ्लो कर सकती है, पर क्या सॉलिड्स फ्लो करते हैं? नहीं. तो हमारा वुडन टेबल भी फ्लो नहीं करता है, इसीलिए इसको सॉलिड कहा गया है, ठीक है. All these characteristics are of solid. So क्योंकि wooden table ये सारी की सारी characteristics को follow करता है, इसीलिए इसको हम solid कह रहे हैं, ठीक है. So whenever such question come कि why water is considered as a liquid, ठीक है, तो आपको liquid की characteristics को इससे compare करना है कि जितनी भी liquid की characteristics है वो water fulfill कर रहा है, right. Let's see the 9th question now. Liquids generally have lower density than solid. हमने ये पहले ही पढ़ा है कि सॉलिड्स की डेंसिटी काफी हाई होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है. पर वाटर के केस में एक बहुत ही अनोखी बात हो रही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ओके, हम ये देखते हैं कि पानी की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है. तो होना क्या चाहिए था स्टूडेंट्स? क्योंकि कोई भारी चीज होती है, डेंसिटी मतलब भारी, है ना. सो कोई भी भारी चीज होती है, अगर आप उसे हल्की चीज में डालो तो वो डूब जाती है. जैसे पानी है और आइस है, ठीक है. आइस सॉलिड फॉर्म में है और पानी लिक्विड फॉर्म में है.
आइस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो वो पानी में डूब जानी चाहिए थी। पर ये देखा गया स्टूडेंट्स कि आइस जो है वो पानी में फ्लोट करता है। ये बहुत अच्छी चीज है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मूवीज में देखा होगा दैट इफ यू हैव अ बिग ओशन और उस ओशन के ऊपर क्या होते हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं। तो इसका मतलब आइस जो है, जो सॉलिड फॉर्म में है, वो फ्लोट कर रहा है और पानी जो हल्का है वो नीचे की तरफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज आपको सोचनी है कि जितने भी लिक्विड्स है उनकी डेंसिटी कम होती है और सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। पर आइस और वाटर के केस में उल्टा है। उल्टा क्या मतलब है कि आइस फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए आइस फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है आपका कि यहां पे जनरली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सॉलिड इतनी सी जगह में आते हैं, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, उनका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर ऑन द अदर हैंड, ये जनरल केस है। जनरली क्या होता है कि पानी जो भी लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है। लेकिन वाटर का एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी की जो सबसे ज्यादा डेंसिटी 0 पे होनी चाहिए थी, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी सॉलिड में बदल जाता था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा आपकी डेंसिटी होनी चाहिए थी। पर वाटर में देखा गया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद घट जाती है। मतलब 0 डिग्री तक आते आते जो आइस की डेंसिटी है वो पानी से कम हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आइस इज लाइटर देन वाटर, दैट इज व्हाई इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। ओके, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है कि 0 डिग्री पर आइस की वॉल्यूम जो है वो होनी क्या चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाती है ना। सॉलिड्स के केस में वॉल्यूम कम होता है, कम स्पेस में आ जाती है, पर आइस जो है वो जैसे ही सॉलिड स्टेट में आता है वैसे ही क्या हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो डेंसिटी घट जाती है। तो ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए होता है क्योंकि आइस का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में। पर अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं दैट व्हाई द वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर। ओके, तो आपको दिखेगा कि जो स्ट्रक्चर है आइस का वो कुछ इस तरह का हो जाता है कि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और उसकी डेंसिटी घट जाती है। राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द 10th क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सो आपको केल्विन में दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में करना है, तो आपको सिंपली माइनस करना है 273, आपको यहां से माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 573 केल्विन दिया हुआ है, जस्ट सब्ट्रैक्ट -273, यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। What is the physical state of water? मतलब पानी किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है इस टेम्परेचर पे। सो स्टूडेंट्स 250 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हैं कि 100 डिग्री तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री पर पानी उबलना स्टार्ट होता है। ये तब तक होता रहता है जब तक सारा पानी स्टीम में चेंज नहीं हो जाता। जब सारा पानी स्टीम में चेंज हो जाता है, अगर आप उस स्टीम को कलेक्ट करें तो उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री। पर अब 100 डिग्री के बाद क्या होता है, टेम्परेचर और भी बढ़ने लगता है। अगर आप स्टीम को कलेक्ट करके और ज्यादा हीट दो तो क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर 100 से और बढ़ता जाएगा, 100, 200, 300, 400 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो 250 डिग्री पर पानी तो होगा ही नहीं ना, पानी तो 100 डिग्री पर ही पूरा वेपराइज हो गया, है ना। तो 250 डिग्री पे बचती है सिर्फ स्टीम, यानी कि गैसियस स्टेट। ठीक है, अब आते हैं 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर क्या होता है, मैंने बताया था वाटर और स्टीम दोनों को एग्जिस्ट करती है। मतलब 100 डिग्री पर लिक्विड और गैसियस दोनों स्टेट में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो 250 डिग्री पे ओनली गैसियस स्टेट बिकॉज इट इज बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी पार कर गया।
बट 100 डिग्री सेल्सियस इज एग्जैक्टली द बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे ये है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि ट्रांजिशन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में ही पानी मौजूद होगा, ओके, करेक्ट। सो बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स आर देयर एट दिस पॉइंट, करेक्ट। ऑल राइट, लेट्स सी द 12th वन. For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि चेंज ऑफ स्टेट जब हो रहा है तो उस दौरान क्या होता है, आपका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, इट इज एट द सेम टेम्परेचर, द सिस्टम इज एट द सेम टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, all the heat which you are supplying is now not increasing the temperature, it is used for overcoming the forces of attraction between the particles. तो यही आपको आंसर लिखना है, the molecules of matter use the heat to overcome the force of attraction between the particles. At this period of time टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब जितनी भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं वो टेम्परेचर को बढ़ाने के काम नहीं आ रही, वो सिर्फ पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करने के काम आ रही है, राइट। सो दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट। हमने देखा था इस हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट, जो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस हीट इज एक्चुअली चेंजिंग द मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, राइट, ओके। Suggest a method to liquefy atmospheric gases. तो गैसेस को लिक्विफाई करने के दो स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक स्टेप होता है कि आप क्या करें, टेम्परेचर को लो कर दे, और दूसरा होता है प्रेशर को बढ़ा दे। प्रेशर जब बढ़ेगा तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे, टेम्परेचर को जब आप कम करेंगे तो जो हाई काइनेटिक एनर्जी है, गैस के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, पर आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे मूव करते हैं, तो उनको धीरे भी करना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर कम कर दो, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, दोनों चीजें करनी है, ठीक है। सो increasing the pressure, decreasing the temperature. This is what you have to do to liquefy the gases. All right. Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? अब hot dry day का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आपका गर्म है दिन और ड्राई है, ड्राई का मतलब ह्यूमिडिटी कम है। तो जब ह्यूमिडिटी कम होती है, हमने देखा था कि इवेपोरेशन की रेट बहुत बढ़ जाती है। तो डेजर्ट कूलर में भी यही होता है स्टूडेंट्स, कि जो पानी ट्रिकल करता है, आपने कूलर में देखा होगा पानी ट्रिकल करता है, तो वो जो पानी ट्रिकल करता है वो बाहर की गर्म हवा की कांटेक्ट से आके इवेपोरेट होता है, और आप जानते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उस पानी का, उतनी ज्यादा कूलिंग होगी। तो क्योंकि हॉट ड्राई डे पर ह्यूमिडिटी काफी कम होती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, इसीलिए कूलिंग भी बढ़ जाती है। सो बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी कम है ऑन अ हॉट ड्राई डे, enabling better evaporation. So there is better evaporation. High the level of evaporation, better will be the cooling इफेक्ट। जितना अच्छा इवेपोरेशन उतना कूलिंग इफेक्ट होगा, और उतना ही आपको भी ठंडा लगेगा कूलर उस दिन, ओके। सो यू कैन ऑल्सो कंपेयर, दिस इज अ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन इन योर डेली लाइफ, दैट ऑन अ ह्यूमिड डे यू विल फील दैट द कूलर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि इवेपोरेशन अच्छा नहीं होता, हाई ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेट आसानी से नहीं होता, तो कूलिंग भी आसानी से नहीं होती, ठीक है। बट हॉट ड्राई डे पर इवेपोरेशन फास्टर, कूलिंग फास्टर, राइट, ओके। How does the water kept in an earthen pot or a matka become cool during summer? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें समझना है कि मटका ठंडा कैसे करता है पानी को, है ना। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इवेपोरेशन। मटका जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, जो आपको दिखते नहीं है, इट्स वेरी टाइनी पोर्स। वो पोर्स क्या होता है, पानी जो ऑलरेडी मटके में है, पानी उसमें से, उन पोर्स में से निकलता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। तो क्योंकि वो मटके के सरफेस में से एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेके वो इवेपोरेट होता है, तो मटका को कूल करता है, और जो बाकी पानी है उसके अंदर वो भी कूल डाउन हो जाता है। So this is the reason, okay? The earthen pot is porous, okay? Having a lot of pores, and the water oozes out through these pores. जो पानी है वो बाहर निकलता है
and this water gets evaporated from the surface of pot, thereby causing the cooling effect. Okay, so अगर आप देखें यहाँ पे this is a diagrammatical explanation. So यहाँ पे मटका है, यहाँ पे ये small pores है. Okay, these are the small pores. The water from here it is moving out and it is evaporating. Okay, and it is taking the heat from the surface of the matka, and that's why the water which is kept in the matka, that surface becomes cool, and that's why the water inside the matka also becomes cool. Okay, this makes the pot cool and water inside the pot cools by this process. Okay, understood now? Let's see, this one is the last in-test question. Let's have a look. Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? Okay, so saucer और cup को compare किया गया students यहाँ पे. कप से अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ठंडा होती है आपकी टी, पर सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है आपको कि टी तो वही है, बट यहाँ पे सरफेस एरिया डिफरेंट है. When you have a saucer, the surface area of the tea, okay, the surface area is more. मतलब यहाँ पे जो टी के पार्टिकल्स हैं, the particles of tea, the surface particles, all the particles on the surface, they have a better chance of evaporating. Okay, तो यहाँ पे evaporation क्या होगा? Faster होगा, right? And that's why this will become cool faster than this. यहाँ पे surface area कम है evaporation के लिए. Correct? So what will be your answer? Tea in a saucer has a larger surface area than in the cup. The rate of evaporation is faster with increased surface area, and the cooling of tea in saucer takes place at a faster rate. तो evaporation होगा तो cooling भी faster होगी, right? Now, hence we are able to sip hot tea or milk faster in a saucer than in a cup. तो यहाँ पे basic difference किसका था? सरफेस एरिया का था. ठीक है, टी के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें जो सरफेस पर है उन्हें ज्यादा चांस मिलेगा सॉसर में टू इवेपोरेट देन इन द कप. राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेसन. सो होपफुली ये सारे इंटेक्स क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग and you are now able to do more of these questions, right? I'll meet you in the next one, students. We'll see the questions of the back exercises. Thank you so much for watching. Take care.